गाइस, अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो का कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा पसंद आया। तो लास्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था टियानशान माउंटेन पर एक घुसपैठिया घुस आया था, जिसे पकड़ने के लिए स्पेशल फोर्सेज की एक टीम बुलफैंग रियल गन्स के साथ उसे ढूंढने के लिए जंगल में चली जाती है। वहाँ पर वो लोग उसे देख तो लेते हैं पर उन लोगों को उसका चेहरा दिखाई नहीं देता, और जैसे ही वो लोग आगे बढ़ते हैं तो वो अपना ट्रैप चालू कर देता है, जिसमें वो सभी के सभी सोल्जर्स फंस जाते हैं। और सामने से आवाज आती है, मैं बस तुम लोगों से 20 मीटर की दूरी पर 2 घंटे से खड़ा हुआ था, पर तुम लोग तो मुझे सेंस ही नहीं कर पाए। फिर मैंने सोचा कि तुम लोग बहुत ज्यादा स्किल्ड होगे, पर यहाँ देखकर तो ऐसा लगता है तुम लोग तो बस यूजलेस ट्रैश हो। सभी लोग सामने देखते हैं और ये कोई और नहीं, उनका न्यू इंस्ट्रक्टर मो था, और वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए बताता है, आज से मैं आप लोगों का न्यू इंस्ट्रक्टर मो हूँ, जो आप लोगों को सुपर सोल्जर बनाने में आपकी मदद करने वाला है। फिर सभी नेट में से निकलकर बाहर खड़े हो जाते हैं, जहाँ पर लॉन्गसन जमीन पर बैठा हुआ अपने मन में सोचता है, ये नामुमकिन है, ऐसा नहीं हो सकता, जरूर ये कोई सपना है और मैं अभी भी कोई सपना देख रहा हूँ। उसके आसपास खड़े हुए सब लोग ये सोचते हैं, आखिर इसे क्या हो गया। तो एक लड़का कहता है, लगता है ये इंस्ट्रक्टर का चेहरा देखकर थोड़ा सा हटपटा गया है। फिर मो लॉन्गसन के पास आकर उसे बताता है, तुम्हें इस सब की चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, वैसे भी मैं शुरू से ही तुम्हें किसी अपोनेंट की तरह नहीं देखता। मो उसे यहाँ पर यह बताना चाहता है कि लॉन्गसन इतना ज्यादा स्किल्ड और कैपेबल नहीं है कि मो उसे किसी अपोनेंट की तरह देखे। पर मो की ऐसी बात सुनकर लॉन्गसन के मुंह से खून निकलने लगता है और उसे चक्कर आ जाते हैं और वो बेहोश हो जाता है। पर यहाँ पर किसी को भी ये समझ में नहीं आता कि आखिर लॉन्गसन के साथ ऐसा क्यों हो गया। फिर मो जाओ क्विन को लॉन्गसन को नर्स के पास ले जाने का बोलता है और उससे कहता है, जैसे ही ये उठेगा उसके बाद इसकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। फिर नेक्स्ट सीन ट्रेनिंग फील्ड का रहता है, जहाँ पर मो उन लोगों से पूछता है, तुम्हारा फंडामेंटल बेस क्या है। सभी सोल्जर्स चिल्लाते हुए एक ही सुर में कहते हैं, ये बॉक्सिंग है। तो मो उन लोगों से कहता है, तुम्हें आज के बाद बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करना बंद करना होगा, आज के बाद तुम सब बॉक्सिंग की प्रैक्टिस बंद करके मेरी बनाई हुई ट्रेनिंग मेथड्स को इस्तेमाल करोगे। सब लोग ये सुनकर बहुत ज्यादा शौक हो जाते हैं और सभी सोल्जर चिल्लाते हुए कहते हैं, आखिर ये क्या बकवास कर रहा है, अब हमारे लिए बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करना जरूरी क्यों नहीं है। इन्हें आखिर क्या पता है कि एक सोल्जर को बॉक्सिंग की कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ती है जिससे वो फिट रह सके। मुझे तो डर है ये बात पूरी मिलिट्री बेस को हिलाकर रख देगी। अगर लीडर को इस बात के बारे में पता चलेगा तो ये तो बहुत ही बड़ी परेशानी वाला मैटर बन सकता है। इंस्ट्रक्टर, आप ऐसा कर यहाँ के लीडर को प्रोवोक करने की कोशिश कर रहे हैं। पर मो उन लोगों की इन बातों पर ध्यान नहीं देता और अपनी बनाई हुई बुक दिखाते हुए कहता है, अब से तुम लोग इस बुक में लिखी हुई मेथड्स को प्रैक्टिस करोगे, और मैं इस चीज की गारंटी देता हूँ कि इसके बाद तुम्हें किसी भी बॉक्सर को बड़े आसानी से हरा सकते हो। पर अभी भी सभी सोल्जर्स मो पर चिल्लाने पर लगे हुए थे, जहाँ पर लॉन्गसुंग अपने मन में सोचता है, मुझे इस चीज का फायदा उठाकर इसे यहाँ से बाहर निकलवा देना चाहिए। और मो उन लोगों को समझाने की कोशिश करते हुए कहता है, पहले तुम लोग इस मेथड को प्रैक्टिस करना चालू करो और इसके बाद में तुम रिजल्ट खुद ही देख सकते हो। पर फिर भी अगर तुम सेटिस्फाई नहीं होते तो तुम लीडर के पास जाकर मेरी रिपोर्ट कर इंस्ट्रक्टर चेंज करने के बारे में कह सकते हो। पर लॉन्गसन आगे आकर कहता है, जैसा तुमने कह ही दिया है, मैं जाकर लीडर के पास इस चीज की शिकायत करने जा रहा हूँ। फिर वो अपने साथ कुछ सोल्जर्स को लेकर वहाँ से बड़बड़ाते हुए निकल जाता है। जाओ क्विन उन्हें रोकने के लिए आवाज देता है, पर वो कहता है, उन्हें जाने दो, इनके यहाँ से जाने से बाकी सोल्जर्स अब पहले से भी ज्यादा ध्यान देकर इस चीज को प्रैक्टिस करना चालू कर देंगे। फिर हमें जूपी जियांग के ऑफिस का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर स्पेशल फोर्सेस के पुराने इंस्ट्रक्टर वांग कमांडर जू से कहते हैं, कमांडर, मैं इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं बुलफैंग को 20 साल से भी ज्यादा से संभाल रहा हूँ, भले ही मैंने इस पे कुछ अचीव ना किया हो, पर अभी भी मैं उस टीम पर काम कर सकता हूँ। आपने मेरी पोजीशन चेंज क्यों कर दी, और मैं इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि आप वो छोटे से लड़के का मुझे सलाहकार बनने का बोल रहे हैं। वो लोग इस बहस में लगे ही थे, तभी वहाँ का गेट खुलता है और लॉन्गसन अपने साथियों के साथ चिल्लाते हुए कमांडर से कहता है, कमांडर, हम हमारी स्पेशल फोर्सेस की बुलफैंग को मो के हाथों में इस तरीके से नहीं देख सकते। अगर मो बुलफैंग को लीड करेगा तो वो इसकी डिग्निटी को पूरी तरह से बर्बाद कर रख देगा। कमांडर, ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट मैटर है, आपको इसके ऊपर कोई ना कोई एक्शन लेना ही होगा। पर उनके इस तरीके के बिहेवियर को देखकर जूपिया जाओ उन पर चिल्लाते हुए कहता है, तुम यहाँ पर किस तरीके से आकर मुझसे बात कर रहे हो, क्या तुम्हारे टीचर ने तुम्हें यही सिखाया है। पर लॉन्गसन अभी भी उनकी बात नहीं सुनता और आगे आकर कहता है, मो ने इंस्ट्रक्टर बनकर खुद से बनाई हुई टेक्निक्स को हमें सिखाने का बोला है, और उसने कहा है कि हमें आज से बेसिक बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जूपियंग जाओ भी ये सुनकर थोड़ा सा हैरान हो जाता है
और इंस्ट्रक्टर वोंग को इस चीज से एक मौका मिल जाता है और वो कमांडर जू से कहते हैं, आपने सुन ही लिया ना, अगर मो को हम इस मिलिट्री के अंदर आने देंगे तो वो इस बुलफेंग की स्पेशल फोर्स को पूरी तरह से तबाह करके रख देगा और इसकी डिग्निटी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। अब जू पियंगजाओ बड़े आराम से उससे कहता है, अगर ऐसा है तो हमें इस चीज को चेक करने जाना होगा और मो अगर सच में कुछ गलत कर रहा है तो हम इस चीज को आराम से सुलझा सकते हैं। अब वो यहाँ पर मो को खुद लेकर आया था, इसलिए वो इस चीज की जिम्मेदारी खुद के ऊपर ले रहा था। इसलिए वो अपने मन में सोचता है, ये मिलिट्री की फंडामेंटल स्किल बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर हम लोग चाहे तब भी इस ट्रेनिंग शेड्यूल को नहीं हटा सकते और ना ही कोई चेंज कर सकते हैं। अब सीन फिर से मिलिट्री ट्रेनिंग फील्ड का रहता है, जहाँ जाओ क्विन मो के पास आकर उसे बताता है कि कमांडर उससे मिलने आए हैं। मो वहीं पर आराम करता हुआ उससे पूछता है, क्या वो मुझे यहाँ पर फायर करने के लिए आए हैं? तभी इंस्ट्रक्टर वोंग वहाँ पर आकर चिल्लाकर कहते हैं, आखिर ये किस तरीके के बकवास मूव्स हैं? मैं इस चीज को पहले से ही जानता था, ये लड़का हमारे मिलिट्री बेस को पूरी तरह से बर्बाद कर रख देगा। मो उठकर उनके बारे में पूछता है कि आखिर ये कौन है? इंस्ट्रक्टर वोंग कहते हैं, ये लड़का मेरे बारे में नहीं जानता। फिर वो मो को बताते हैं, मैं इस बुलफेंग को तब से लीड कर रहा हूँ जब से तुम तुम्हारी माँ की कोख में थे। मो ये सुनते ही खड़ा हो जाता है और कहता है, अच्छा तो आप वो इंस्ट्रक्टर हैं जो 20 साल से इस बुलफेंग को लीड कर रहे थे, इसलिए तो ये स्पेशल फोर्सेस के कॉन्टेस्ट में नीचे से नंबर फर्स्ट पर आती है और ऊपर से आप यहाँ आकर मुझसे इस तरीके से बातें कर रहे हैं। इस चीज से गुस्सा होकर इंस्ट्रक्टर वोंग कहता है, भले ही मैं इसमें कोई भी इम्प्रूवमेंट लेकर ना आया हूँ, पर ये कोई फेक इंस्ट्रक्टर होने से तो लाख गुना अच्छा है। तो मैं उससे कहता है, अगर ऐसा है तो क्यों ना इस फेक इंस्ट्रक्टर और आपके बीच में एक फाइट हो जाए। तो जू पियंगजाओ उसे बताता है, शायद तुम इनको जानते नहीं हो, पर इंस्ट्रक्टर वोंग चाइनीज मिलिट्री फोर्स के सबसे ज्यादा स्किल्ड सोल्जर है और साथ ही इन्हें 40 साल का बॉक्सिंग एक्सपीरियंस भी है। इंस्ट्रक्टर वोंग कहते हैं, तुम सच में मुझे चैलेंज करना चाहते हो, पर तुम्हारे जैसे 10 लोग भी मिलकर मुझसे लड़ने के लायक नहीं है। मो कहता है, मैंने ऐसा कब कहा कि मैं तुमसे फाइट करने वाला हूँ? ये फाइट तुम्हारे और मेरे स्टूडेंट के बीच में होगी, ना कि हम दोनों के बीच में। फिर मो जाओ क्विन को आगे बुलाता है और कहता है, मैं तब से ही देख रहा था कि तुम बहुत ही ज्यादा हार्ड प्रैक्टिस कर रहे थे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर आकर फाइट करो और जो भी मैंने तुम्हें सिखाया है उसका पूरा इस्तेमाल करो। जू पिजियांग मो को रोकने की सोचता है, पर मो ये देखकर समझ जाता है, इसलिए वो उससे कहता है, आपको इसके बारे में कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, बस इसे एक बार देखिए। फिर जाओ क्विन इंस्ट्रक्टर वोंग के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और इंस्ट्रक्टर वोंग से कहता है, मैं मिलिट्री के खिलाफ जाकर कुछ भी नहीं करना चाहता, इसलिए प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। पर इंस्ट्रक्टर वोंग कहता है, क्या तुम अब मेरे सामने आकर मुझसे मजाक कर रहे हो? ये देखकर जू पिजियांग अपने मन में सोचता है, मो ने ये फैसला अपनी अकड़ में आकर लिया है, ये जाओ क्विन को लेकर कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट है। फिर उन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है, जहां इंस्ट्रक्टर वोंग आगे जाकर पहला वार करता है, पर जाओ क्विन उसे ब्लॉक कर लेता है। लोंगजुन ये देखकर कहता है, जाओ क्विन ने अपना बैलेंस खो दिया, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये एक ही हिट में हार जाएगा। और मो जू पिजियांग को गाइड करते हुए कहता है, थोड़े से साइड में होकर थर्ड मूव को इस्तेमाल करो और अपना काउंटर अटैक करो। वहाँ सामने इंस्ट्रक्टर वोंग आगे से आकर अपने दोनों हाथों से उस पर वार करते हैं, पर जाओ क्विन साइड में होकर उससे बच जाता है और अपने एक ही हाथ से उनके चेहरे पर वार करता है, जिसे वो डॉज नहीं कर पाते और वो सीधे जाकर उसके चेहरे पर लगता है। सब ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान थे, क्योंकि इंस्ट्रक्टर वोंग एक ही हिट में वहाँ पर नॉकआउट हो जाते हैं। फिर सीन सनसेट का होता है, जहाँ मो और इंस्ट्रक्टर वोंग एक दूसरे से बात कर रहे थे। इंस्ट्रक्टर वोंग मो से कहते हैं, मैं अपनी हार मानता हूँ कि हाँ मैं तुमसे यहाँ पर हार चुका हूँ और साथ ही मैं इस वुल्फफैंग टीम को लीड करने के लिए भी बहुत ज्यादा बूढ़ा हो चुका हूँ। मो उनसे पूछता है, अब आप यहाँ से कहाँ जा रहे हैं? तो इंस्ट्रक्टर वोंग उससे कहता है, मैं बहुत लंबे समय से वुल्फफैंग को लीड करने की पोजीशन में था, पर अब मुझे ऐसा लगता है मुझे यहाँ से जाना होगा, पर मैं यहाँ से कहीं ना कहीं तो पहुँच ही जाऊंगा, इसलिए तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। वोंग की कंडीशन देखकर मो इसके बारे में समझ जाता है, इसलिए मो वोंग को रोककर बड़े ही मासूम अंदाज में उससे बोलता है, ये मो अभी मिलिट्री में नया नया है और बहुत छोटा है, इसलिए क्या यहाँ के इंटरनल अफेयर्स के बारे में आप मुझे समझाने के लिए मेरे सलाहकार बन सकते हैं? मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ही ज्यादा जरूरत है, इसलिए क्या आप मेरी हेल्प करेंगे? वोंग उसकी ये बात सुनकर अपने मन में सोचता है, ये स्किल्ड होने के साथ साथ बहुत ही बड़े दिल वाला है, इसका दिल तो मुझसे भी बहुत बड़ा है। इसलिए इंस्ट्रक्टर वोंग मो का हाथ पकड़कर उसके सामने अपना सिर झुकाते हुए कहते हैं, आज से ये बूढ़ा इंस्ट्रक्टर वोंग तुम्हारा सलाहकार है और जो तुम चाहो वो इससे पूछ सकते हो। अब स्पेशल फोर्सेस की ट्रेनिंग खत्म होने के बाद सीन कुछ दिन आगे मो के स्कूल के ग्राउंड का रहता है, जहाँ जाओ क्विन की टीम मो के स्कूल में आकर वहाँ पर उन लोगों को कुछ ट्रिक्स सिखाने वाली थी।
इसलिए वो सभी ग्राउंड में लाइन लगाकर खड़े हुए थे। उनकी स्पोर्ट टीचर सभी स्टूडेंट से बोलती है, ये ट्रेनिंग सेशन बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए तुम में से अगर कोई भी इसे स्किप करने की कोशिश करता है या यहाँ पर लेट होता है और अगर किसी ने भी मेरी बात नहीं मानी तो मैं उसे तुरंत ही इस स्कूल से बाहर निकलवा दूंगी। फिर टीचर क्यूआन को आवाज देकर उससे कहती है, तुम यहाँ के कैप्टन हो, जल्दी से बाहर आओ, जो बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। क्यूआन ये बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश होता है और लीचा क्यूआन से कहता है, अब तुम यहाँ के कैप्टन हो तो फिर लॉन्गजुन के यहाँ पे आने तक क्यों न इस मो को अच्छा मजा चखाए। क्यूआन भी कहता है, ये एक अच्छा आइडिया है, जब तक लॉन्गजुन यहाँ पर आता है तब तक मैं मो को सफर करवाऊंगा। फिर क्यूआन आगे जाकर सब लोगों से कहता है, मैं तुम लोगों को कुछ काम बांटना चाहता हूँ। जियांगसन, तुम आगे के 2 रोज को स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस करवाओगे और लीजू, तुम आखिरी के 2 रोज को मिलिट्री कमांड की प्रैक्टिस करवाओगे। और साथ ही मो, मेरे पास तुम्हारे लिए भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट काम है, तुम जाकर सारे टॉयलेट साफ करोगे, वहाँ पर एक भी निशान मत छोड़ना। मो जानता था कि क्यूआन उसकी इंसल्ट करना चाहता है, पर फिर भी वो उससे कोई भी बहस नहीं करना चाहता था और न ही यहाँ पर कोई सीन बनाना चाहता था, इसलिए मो इस चीज के लिए रेडी हो जाता है और कहता है, ठीक है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। सभी बच्चे ये देखकर उस पर जोर जोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं, अब ये जाकर टॉयलेट साफ करने वाला है। तभी क्वांडी आगे आकर मो को रोकता है और उससे कहता है, क्या तुम सच में जाकर टॉयलेट साफ करने वाले हो? चलो इसके बारे में चलकर इंस्ट्रक्टर को रिपोर्ट करते हैं, मैं इसमें तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। ये लोग तुम्हें जरूरत से ज्यादा परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। पर मो उससे कहता है, इस सब की कोई भी जरूरत नहीं है, वैसे भी गर्मी तेज है और मैं इससे दूर जाना चाहता था। जाओयन भी मो को दूर से देखकर अपने मन में सोचती है, अब तो क्वांडी का ग्रुप मो को कुछ ज्यादा ही परेशान करने लगा है। फिर मो के वहाँ से जाने की थोड़ी ही देर बाद आसमान में एक एरोप्लेन दिखने लगता है और वो वार्निंग अनाउंस करते हुए बोलता है, स्पेशल फोर्सेस की टीम यहाँ पर आ चुकी है और वो ट्रेनिंग ग्राउंड को इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पर लैंड करने वाली है, इसलिए भी सभी स्टूडेंट्स सेफ जगह पर जाकर इकट्ठे हो जाए। सभी लोंगफेंग की टीम को वहाँ पर देखकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। जाओ क्विन अपनी टीम को लेकर स्कूल ग्राउंड में लैंड करता है और फिर नीचे आकर सब लोगों को एक छोटी सी स्पीच देता है और बताता है कि ये ग्राउंड अब हम लोग कुछ समय के लिए यूज करेंगे। जाओ क्विन यहाँ पर सब लोगों से बात कर रहा होता है और वहीं क्यूआन और लीचा लॉन्गजुन को ढूंढकर उसके पास चले जाते हैं। जाओयन उन दोनों को लॉन्गजुन के पास जाता हुआ देख लेती है और वो सोचती है, अब लॉन्गजुन अपनी ट्रेनिंग को खत्म कर आ गया है और अब वो वुल्फैंग स्पेशल फोर्सेस का एक ऑफिशियल मेंबर बन चुका है। अब मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये मो को छोड़ने वाला है। और वहाँ पर यही बात चल रही होती है जहाँ क्यूआन उससे पूछता है कि उसकी ट्रेनिंग कैसी रही और उसके बाद उसे बताता है, इस मिलिट्री सेशन के लिए मो भी यहाँ पर आया है, तुम उसे सबक सिखाना चाहते थे ना। पर मो का सुनते ही लॉन्गजुन के चेहरे का कलर पीला पड़ जाता है तो लीचा उससे पूछता है, आखिर क्या बात है, तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ गया, क्या तुम्हें मुझ से डर लग रहा है? लॉन्गजुन अपने आप को डिफेंस करते हुए कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं उससे क्यों डरूंगा, मैं वुल्फैंग का एक ऑफिशियल मेंबर बन चुका हूँ, तो वो मुझसे अपनी पोजीशन को कंपेयर कैसे कर सकता है? मो मेरे लेवल के बराबर नहीं है, इसलिए मुझे उसे डरने की क्या जरूरत है। और यही कारण है कि अब मुझे लगता है कि मुझे उसके साथ कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। पर क्यूआन और लीचा एक ही सुर में बोलते हैं, अगर ऐसा नहीं है तो चलो उसे सबक सिखाते हैं और साथ ही हम लोगों ने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज गिफ्ट भी तैयार किया है। सरप्राइज का सुनकर लॉन्गजुन सोचता है, मुझे इसके बारे में एक बैड फीलिंग क्यों आ रही है। फिर वो दोनों उसे टॉयलेट की तरफ ले जाते हैं जहाँ वो उसे अंदर देखने को कहते हैं और जैसे ही मो लॉन्गजुन को देखता है तो मो लॉन्गजुन को सल्यूट करते हुए कहता है, ग्रीटिंग्स, मैंने टॉयलेट साफ कर दिए हैं। पर लॉन्गजुन तो मो को वहाँ पर देखकर पूरी तरह सकपका जाता है और कहता है, इंस्ट्रक्टर मो, आखिर आप ये क्या कर रहे हैं? और उसके पीछे क्यूआन और लीचा को ऐसा लगता है कि लॉन्गजुन ये देखकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है। पर अगले ही पल लॉन्गजुन उन दोनों के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ देता है और उनसे कहता है, क्या तुम लोग अपनी बकवास बंद नहीं कर सकते? अब मैं तुम्हें इस सब की सजा दूंगा। वो दोनों ही लॉन्गजुन को उन दोनों पर गुस्सा होता हुआ देखकर समझ नहीं पाते कि आखिर इसे क्या हो गया। फिर लॉन्गजुन मो से वो बाल्टी और पोछा ले लेता है और कहता है, इंस्ट्रक्टर मो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता था, ये सारी गलती इन लोगों की है, पर फिर भी मैं इनकी तरफ से आपसे माफी चाहता हूँ, ये सारा काम मैं कर दूंगा, आप प्लीज यहाँ से जाइए। मो कहता है, ठीक है, मुझे इसके बारे में पता है, अब ऐसा है तो मैं ट्रेनिंग ग्राउंड में जा रहा हूँ। फिर मो के वहाँ से जाने के बाद लॉन्गजुन क्यूआन और लीचा को पीट कर उन लोगों से बोलता है, तुम कमीनों ने आज मुझे मरवा ही दिया था, आज के बाद मुझे कभी भी फॉलो मत करना और यहाँ से ये टॉयलेट साफ करना मत भूलना। पर क्यूआन और लीचा अभी तक इस बात को समझ नहीं पाए थे कि कल तक जो इंसान मो से इतनी ज्यादा नफरत करता था और उससे अपनी इंसल्ट का बदला लेना चाहता था, वो आज मो की इंसल्ट होता हुआ देखकर अपने दोस्तों पर भड़क रहा है और उनसे लड़ रहा है। फिर उन दोनों को टॉयलेट साफ करते करते रात हो जाती है, जहाँ टॉयलेट साफ करने के
की वजह से उनकी बॉडी पूरी तरह से बदबू मारने लगती है और इसी वजह से उनके आसपास मक्खियां भिनक रही थीं और वो दोनों हॉल में चलते हुए बस एक दूसरे से यही बात कर रहे थे कि मैं तुमसे इस सब चीजों का बदला लेकर रहूंगा। वो लोग ऐसे ही बड़बड़ाए जा रहे थे, तभी उन लोगों के सामने मास्क पहने हुए कुछ लोग आ जाते हैं। क्यूआन और लीचा उन दोनों को देखकर काफी ज्यादा डर गए थे और उन मास्कमैन का लीडर क्यूआन से पूछता है, क्या तुम्हारा ही नाम क्यूआन है? पर क्यूआन उन लोगों को देखकर बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से डरा हुआ था, इसलिए क्यूआन उससे कहता है, नहीं, मेरा नाम क्यूआन नहीं है, मैं तो ल्यू टायरन हूँ। पर वो मास्कमैन कहता है, हमसे झूठ बोलना बंद करो, हमें अच्छे से पता है कि तुम कौन हो। फिर वो अपने साथियों से कहकर उन लोगों को पिटवाना चालू कर देता है। फिर बस पूरे हॉल में उन लोगों की चीखों की आवाजें आने लगती हैं और फिर अगले दिन हमें दिखाते हैं कि उन लोगों ने क्यूआन को सेब के पेड़ से बिना कपड़ों के बांध दिया था। बस शुक्र है कि उन लोगों ने उसके ऊपर कच्चा छोड़ दिया था, वरना मैं आप लोगों को ये फनी सीन दिखाई नहीं पाता। फिर वहाँ पर जैसे ही कुछ लड़कियाँ फोटो खींचने के लिए आती हैं तो क्यूआन उन लोगों से कहता है, क्या तुम लोग मेरे नीचे उतरने में मेरी मदद करोगे? पर जैसे ही वो लड़कियां उसे देखती हैं तो वो लोग चिल्लाकर वहाँ से भाग जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें 10,000 मीटर की ऊंचाई पर एक हेलीकॉप्टर को उड़ता हुआ दिखाते हैं, जिसके अंदर बैठे हुए सोल्जर्स एक दूसरे से बातें कर रहे थे कि चाइना के सोल्जर्स तो एक पंच भी नहीं झेल पाते। पहले भी हमने चाइना की 2 स्पेशल टीम्स को हराया था और मैंने तो ये भी सुना है कि जिस टीम से हम लोग कल लड़ने वाले हैं वो चाइना की सबसे ज्यादा कमजोर टीम है। मैंने तो ये भी सुना है कि उन लोगों ने अपने इंस्ट्रक्टर को चेंज कर लिया है और अब 20 साल का एक कॉलेज स्टूडेंट उनका इंस्ट्रक्टर है। इसका मतलब तो यही हुआ कि अब उन लोगों के पास अपनी बुलफेंग स्पेशल फोर्स के लिए कोई और ऑप्शन नहीं बचा था। और दूसरी तरफ स्कूल में जाओ क्विन मो के पास आकर उसे बताता है, मैंने अभी अभी कमांडर के ऑर्डर्स को रिसीव किया है। उन्होंने मुझे बताया है कि अमेरिका की स्पेशल फोर्स हमारी बुलफेंग टीम से लड़ने के लिए यहाँ पर आने वाली है और कमांडर चाहते हैं कि हम उनके इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लें। तो मो उससे कहता है, ठीक है, और कुछ? जाओ क्विन ये देखकर सोचता है, आखिर ये इतने ज्यादा लापरवाह कैसे हो सकते हैं। इसलिए वो मो से कहता है, मैं ऐसा कहना तो नहीं चाहता, पर इस फाइट पर हमारी चाइना की पूरी इज्जत दांव पर लगी है, इसलिए आपको इसे इतने ज्यादा हल्के में नहीं लेना चाहिए। मो उसे समझाते हुए कहता है, ठीक है, मैं इसके बारे में जानता हूँ, पर तुम्हें इतना ज्यादा सड़ा हुआ मुंह बनाने की जरूरत नहीं है। जब मैं तुम्हारे साइड हूँ तो तुम चिंता करना बंद करो। और फिर मो आगे कहता है, और उस लड़के को भी पेड़ से नीचे उतार देना जैसे तुमने कल रात को वहाँ पर बांधा था, वरना वो रात में बिना कपड़ों के सर्दी में जमकर मारा जाएगा। जाओकिन मो की ये बात सुनकर समझ जाता है कि मो को पता है कि वो काम उसी की टीम ने किया था, इसलिए वो मो से कहता है, मुझे उसका वो बैड एटीट्यूड पसंद नहीं है जो वो आपके साथ इस्तेमाल करता है। फिर सीन कुछ घंटे बाद ट्रेनिंग ग्राउंड कहा जाता है, जहाँ पर जाओकिन अपनी बुलफेंग टीम को लेकर सभी स्टूडेंट्स को बताती है कि ये हमारा बैटल फ्लैग हमारी इस टीम की ग्लोरी है और ये बैटल फ्लैग इस टीम के किसी भी मेंबर से ज्यादा जरूरी है, इसलिए हमारी टीम का हर एक मेंबर इसकी रक्षा करने के लिए अपनी जान भी दे सकता है। फिर सभी स्टूडेंट्स आगे बढ़ बढ़कर उन लोगों से कहते हैं, सर हम लोग आपको बहुत ज्यादा एडमायर करते हैं, इसलिए क्या आप हमें आपके मूव्स एक्शन में दिखा सकते हैं? जाओकिन उनकी रिक्वेस्ट को पूरा करने के लिए जूचेंग को आगे बुलाता है और उसे अपने स्किल्स दिखाने की बोलता है। क्वान डी ये देखकर अपने मन में सोचता है, ये तो बहुत ज्यादा बुरा है कि मो यहाँ पर नहीं है, उसने इतना ज्यादा अच्छा शो मिस कर दिया। और सामने जूचेंग उन लोगों से कहता है, क्या तुम लोगों को वो सामने सेब का पेड़ दिख रहा है? उसके लेफ्ट में देखो, मैं यहाँ से बैठकर उसे शूट करने वाला हूँ। जो बोलते हुए जूचेंग शूट कर देता है और उसकी बुलेट सीधे जाकर एक एप्पल से टकराती है और उसकी चीथड़े उड़ा देती है। सभी स्टूडेंट्स ये सब देखकर एक्साइटमेंट में चिल्लाकर जूचेंग को चीयर करते हैं, पर तभी एक और शॉट की आवाज आती है जो सुनकर सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और सब के सब कंफ्यूज होते हैं, पर किसी को भी ये समझ में नहीं आता कि आखिर ये शॉट किसने किया। पर तभी वो लोग देखते हैं कि उनका बैटल फ्लैग टूटकर जमीन पर गिर गया है, पर ये देखकर भी वो लोग कंफ्यूज थे कि आखिर ये काम किसने किया। फिर वहाँ उन लोगों को आसमान में अमेरिकन स्पेशल फोर्सेज की टीम दिखती है, जिनका एक स्नाइपर उससे लटका हुआ था, और उसे देखकर ये समझ में आ जाता है कि ये काम आखिर किसने किया होगा। इसलिए वो लोग चिल्लाकर उसे कहते हैं, आखिर तुम्हारी हमारे बुलफेंग की टीम के बैटल फ्लैग को शूट करने की हिम्मत कैसे हुई? तभी वो सोल्जर उन लोगों से नीचे आकर माफी मांगते हुए कहता है, असल में मैं भी एक एप्पल को टारगेट कर रहा था, पर आज हवाएं कुछ ज्यादा ही तेज है, इसलिए वो मिस शॉट होकर तुम्हारे बैटल फ्लैग को लग गया। पर उसकी इस बात से जाओकिन को ये बात साफ समझ में आती है कि वो साफ साफ झूठ बोल रहा है, इसलिए जाओकिन को उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। इसलिए जाओकिन गुस्से में अपने
साथियों से कहता है कि वो सभी स्टूडेंट्स को यहाँ से एवेक्यूएट करके ग्राउंड से बाहर ले जाएं। जिसके बाद अमेरिकन स्पेशल फोर्सेस के मेंबर्स हेलीकॉप्टर से बाहर निकल कर आ जाते हैं और इनकी स्पेशल फोर्सेस का नाम हार्ली टीम है। फिर जाओ क्विन आगे बढ़कर उन लोगों से कहता है, आखिर तुम लोगों ने हमारी बुलफैंग के बैटल फ्लैग को शूट करने की हिम्मत कैसे की? आखिर तुम कमीने हम लोगों से यहाँ पर क्या लेने आए हो? तो हार्ली टीम का इंस्ट्रक्टर लियोन आगे बढ़कर उन लोगों से कहता है, तुम इतना ज्यादा भड़क क्यों रहे हो? पर उसकी इस बात पर जूचेंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो आगे आकर उन लोगों से कहता है, मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता, जल्दी से हम लोगों के बैटल फ्लैग को ठीक करो। उसका ये एटीट्यूड देखकर लियोन उससे कहता है, मैंने सुना था कि तुम लोगों का इंस्ट्रक्टर एक बच्चा है, तो वो तुम हो? जूचेंग उससे कहता है, नहीं, मैं स्पेशल फोर्सेस का एक मेंबर हूँ जो तुमसे यहाँ पर हमारे बैटल फ्लैग को ठीक करने का बोल रहा है। पर उसकी इस बात पर हार्ली टीम के सभी सोल्जर्स ठहाके लगाकर जोर जोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं, हार्ली टीम वालों को केवल अपना ही बैटल फ्लैग लगाना आता है, अगर तुम चाहो तो हमारा बैटल फ्लैग तुम्हारे ग्राउंड में हम लोग लगा सकते हैं। फिर दूसरा सोल्जर कहता है, तो ये तुम्हारा इंस्ट्रक्टर नहीं है? मुझे लगता है वो हमारा नाम सुनते ही किसी कोने में जाकर छुप गया होगा। जाओ क्विन उसकी तरफ उंगली कर कर उससे कहता है, आखिर तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो? पहले हमें बैटल ग्राउंड को साफ करना होगा, चलो हमारे पीछे आओ। पर साथ ही वो अपने मन में सोचता है, आखिर इंस्ट्रक्टर मो आप कहाँ रह गए? आप अभी तक यहाँ पर क्यों नहीं आए? पर हार्ली टीम अभी भी हंसे जा रही थी, इसलिए वो आगे कहता है, बेशर्मी के लेवल को अगर कंपेयर किया जाए तो तुम लोग हम लोगों से सच में बहुत ज्यादा आगे हो, पर अगर स्किल्स की बात की जाए तो हमारी फुल फोर्स के साथ हम तुम्हारी टीम को रोला रोला कर धो सकते हैं। लियो कहता है, ऐसा है तो फिर तो मुझे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। फिर लियो और जाओ क्विन दोनों ही अपनी अपनी टीम को ऑर्डर देती है और कहती है, चलो इन्हें मजा चखाते हैं। फिर सीन थोड़ी देर के बाद का होता है जहाँ पर मो ट्रेनिंग ग्राउंड में आ गया था, पर वो वहाँ ट्रेनिंग ग्राउंड में आते ही बुलफैंग के बैटल फ्लैग को जमीन पर पड़ा हुआ देखता है, इसलिए वो वहाँ पर खड़े उन लोगों से पूछता है कि आखिर ये कौन ने किया? तो वो लोग उसे बताते हैं कि ये हार्ली टीम के सोल्जर्स ने किया है, जो बस अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर आए हैं। और मो को उन लोगों पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। फिर सीन फिर से ट्रेनिंग ग्राउंड का आ जाता है जहाँ पूरी बुलफैंग की टीम जमीन पर बिछी हुई थी। हार्ली टीम ने उन्हें बहुत बुरी तरीके से पीटा था, जिससे कईयों के मुंह से तो खून आ रहा था। और हार्ली टीम का इंस्ट्रक्टर लियो एक सोल्जर को अपने हाथ से पकड़े हुए उससे कहता है, तुम्हारी बुलफैंग केवल कचरे से भरी हुई है, मुझे बस एक मूव लगा तुम्हारे एक मेंबर को हराने के लिए, और अब देखो तुम्हारी पूरी टीम खत्म हो चुकी है। पर तभी एक आवाज आती है, तुमसे आखिर ऐसा किसने कह दिया कि बुलफैंग पूरी तरह से हार चुके हैं? मैं तुम्हें बुलफैंग की टीम की तरफ से तुम्हारी पूरी हार्ली टीम को चैलेंज करना चाहता हूँ। लियो कहता है, तुम हमारी टीम को अकेले ही चैलेंज करना चाहते हो? ये सोचकर वो सभी पागलों की तरह जोर जोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं, तो आखिर ये है इस बुलफैंग टीम का इंस्ट्रक्टर। फिर लियो उससे आगे कहता है, तुम्हारी ये चाइना की मिलिट्री पूरी तरह से कचरे से भरी हुई है और वो बस कचरे को ही इकट्ठा करती है, इसलिए बच्चे पहले जाकर दूध पी कर आओ, फिर जब बड़े हो जाओ उसके बाद हम लोगों से लड़ने के बारे में सोचना। हमारा फाइटिंग स्किल तुम चाहकर भी अपनी पूरी जिंदगी में नहीं सीख सकते और ना ही उससे जीत सकते हो। वो उससे कहता है, तो बताओ तुम्हारी टीम का फाइटिंग स्किल क्या है? क्या तुम्हें भौंकने के अलावा और कुछ भी आता है? ये सुनकर एक सोल्जर गुस्से में जंप कर आगे आता है और मुंह को पंच मारते हुए कहता है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ तुम्हारी और हमारी फाइटिंग स्टाइल में आखिर कितना ज्यादा अंतर है। जो बोलते हुए वो मुंह पर अटैक करने ही वाला होता है, पर मुंह अपने साइड पंच से उसे साइड में कर देता है। हार्ली टीम के बाकी सोल्जर्स ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और मुंह पर वार करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। मुंह उन्हें देखकर भी अपनी जगह से जरा सा भी नहीं हिलता और जैसे ही वो लोग मुंह के बहुत ज्यादा पास आ जाते हैं, मुंह अपने एक ही हाथ से उन सबको पीटना चालू कर देता है और आखिर में उन सबको हराकर अपने बैटल फ्लैग को उन लोगों के ऊपर लगा देता है। और जाओ क्विन और बुलफैंग की टीम ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि उन लोगों ने मुंह की पूरी ताकत को कभी भी नहीं देखा था। और लियोन भी ये देखकर बहुत ज्यादा शौक में आ गया था और वो अपने मन में सोचता है, इसने मेरी एलिट टीम के सोल्जर्स को एक ही हाथ से हरा दिया, मैं इसके जैसे मॉन्स्टर को चाइना मिलिट्री कैंप में जिंदा नहीं रहने दे सकता। पर तभी उसे एक आइडिया आता है और वो जल्दी से मो के पास जाकर बड़े आराम से उसका हाथ पकड़कर उससे कहता है, मिस्टर मो, मैंने आपकी ट्रू पावर को देख लिया है और हमारे स्पेशल फोर्सेस के मेंबर्स ने यहाँ पर अपनी गलती की है, पर ये कोई भी ऑफिशियल बैटल नहीं थी, इसलिए मैं आपसे इस चीज की माफी चाहता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस चीज को माफ कर देंगे। मो भी उसे देखकर सोचता है, इसने अपना एटीट्यूड तो ऐसे बदल लिया जैसे कोई अपने बुक के पेज पलटता हो।
फिर लियो मो से आगे कहता है, बताओ आप क्या सोचते हैं, आप हमारी टीम के साथ कम्पीट करना चाहोगे? नेशनल रूल्स के अकॉर्डिंग हम एक दूसरे के बंकर्स को कैप्चर करेंगे। हम ये कंपटीशन में पेंट बॉल से फाइट करेंगे, जिसमें हम केवल एक स्नाइपर को रख सकते हैं, और जो पहले दूसरी टीम को हरा देगा और उसके बंकर को कैप्चर कर लेगा वो टीम इस कंपटीशन को जीत जाएगी। मो उससे कहता है, ठीक है, अगर हमारी टीम इस चीज में जीत जाती है तो तुम्हें हमारे बैटल फ्लैग को ठीक कर उसके सामने 3 बार अपना सिर झुकाकर उससे माफी मांगनी होगी। पर अगर तुम लोग इस चीज को जीत जाते हो तो हम लोग वो करेंगे जो तुम हम लोगों से कहोगे। फिर सीन शिफ्ट होकर अगले दिन टियानजियान आइलैंड पर आ जाता है, जहाँ पर इस चैलेंज की कंपटीशन को रखा गया था। पर हार्ली टीम के इंस्ट्रक्टर लियोन ने मो को यहाँ पर मारने का पूरा प्लान पहले से ही बनाकर रखा हुआ था। अब टियानजियान आइलैंड पर जाओ को मो से तैयारी करने का पूछता है, तो मो एक लंबी सी रस्सी को उठाकर उससे कहता है, ठीक है मैं तैयार हूँ। जाओ को मो को एक लंबी सी रस्सी उठाते हुए देखकर कंफ्यूज था, इसलिए वो मो से एक बार और सोचने का बोलता है। पर मो वहाँ से जाते हुए कहता है, बस मेरे लिए इतना ही काफी है उन लोगों से इस चीज को जीतने के लिए। और फिर मो वहाँ से जाते हुए जाओ को बताता है, हमारी टीम का स्नाइपर जाओ चैंग होगा और फ्रंट लाइन को तुम लीड करोगे। और हमें जंगल के दूसरी साइड का सीन दिखाते हैं, जहाँ हार्ली की टीम का इंस्ट्रक्टर लियोन अपनी टीम को बताता है, टीम ए बंकर में रहकर उसकी रक्षा करेगी और टीम बी मेरे साथ चलकर एनिमी टीम को हराएगी और पॉइंट्स को इकट्ठा करेगी। पर लियोन मो को यहाँ पर हराने के लिए एक चाल चलता है, वो अपने स्नाइपर को यहाँ पर फेक गन की जगह पर रियल गन दे देता है, जिससे वो बड़ी आसानी से मो को यहाँ पर लाकर मार सके और इस पूरे इंसिडेंट को एक एक्सीडेंट दिखा सके। और पहली तरफ जाओ को जमीन पर लेटकर जूचैंग को गाइड करते हुए बताता है कि दुश्मन टीम के लोग उसकी तरफ आ रहे हैं, जिन्हें वो शूट करने का कहता है। और जूचैंग का निशाना इतना ज्यादा परफेक्ट होता है कि वो एक ही साथ उन तीनों के चेहरे को रंग देता है। जाओ क्विन भी ये देखकर बहुत ज्यादा इम्प्रेस होता है और कहता है, वाह क्या निशाना मारा है। और जंगल में एक जगह जहाँ पर वो छुपा हुआ था उसके पीछे भी कुछ लोग आकर बैठ गए थे, जहाँ पर वो लियो को इस चीज की रिपोर्ट करते हैं कि हमने मो को देख लिया है। पर तभी एक सोल्जर के गले पर एक फंदा आकर रखा जाता है, जिससे वो ऊपर की तरफ खींचा जाता है। पर उन लोगों को अभी तक ये समझ में नहीं आता कि आखिर ये कैसे हो सकता है। पर हमारा मुंह उन लोगों से कहता है, तुम लोग इतने ज्यादा हैरान क्यों हो, मैंने तुम लोगों की प्रेजेंस को पहले ही सेंस कर लिया था। फिर लियो अपने सोल्जर को लेकर मुंह से बचकर भागने लगता है, पर मुंह बड़े ही आराम से उन लोगों के पीछे भागते हुए कहता है, तुम लोगों ने मुझ पर छुपकर वार करने की कोशिश की थी, अब आ जाओ जल्दी से मेरे बंदी बन जाओ। वो लोग सामने से ऐसा दिखाते हैं कि जैसे वो लोग बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, पर मनी मन वो लोग बहुत ज्यादा हंसते हैं क्योंकि मो उनके जाल में फंस गया था। पर तभी वो लोग अचानक से वहाँ पर गायब हो जाते हैं और मो भी इस चीज को समझ नहीं पाता कि आखिर वो दोनों वहाँ पर कहाँ चले गए। पर वो दोनों साइड में जाकर लंबी घासों में छुप गए थे और ये एक अच्छा मौका देखकर वो स्नाइपर मुंह पर रियल बुलेट शूट कर देता है, जिसका साउंड जाओक्विन तक पहुँचता है। और जाओक्विन इस साउंड को सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, ये तो रियल गन का साउंड है, पेंट बॉल ऐसा साउंड नहीं करती। और दूसरी तरफ वो स्नाइपर अपने इंस्ट्रक्टर लियोन को रिपोर्ट करते हुए बताता है कि आप उस बॉडी को कलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उन लोगों को ऐसा लगता है कि वो पक्के तौर से मारा जा चुका है। फिर लियोन अपने साथियों के साथ घास में से निकलकर बहुत ज्यादा खुश होता है और उससे कहता है, आखिरकार मैंने मो जैसे मॉन्स्टर को मार डाला। फिर वो अपने एक सोल्जर से मो की बॉडी को देखने का बोलता है। उसका एक सोल्जर पॉइंट करते हुए मो की बॉडी की तरफ कहता है, उसकी बॉडी ये रही। और जैसे ही वो लोग मो की बॉडी की तरफ कदम बढ़ाने लगते हैं, पर तभी न जाने कहां से 4 फंदे उन लोगों के गले में आकर लगते हैं और वो सब एक पेड़ से जाकर लटक जाते हैं। जाओक्विन ये साउंड सुनकर बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाता है और जल्दी से अपने साथियों के साथ उस साउंड की तरफ बढ़ने लगता है। साथियों के साथ उसी जगह पर आ जाता है, पर वहाँ पर पूरे में धुआं धुआं होने की वजह से उन लोगों को कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। तो जाओक्विन अपने साथियों से कहता है, जल्दबाजी में कोई भी एक्ट मत करना, क्योंकि यहाँ पर कई सारे दुश्मन भी हो सकते हैं। पर जैसे ही वो धुआं छटता है तो एक आवाज आती है, जाओक्विन आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या मैंने तुमसे कहा नहीं था कि तुम्हें अपने बंकर की रक्षा करनी है। और हमें सामने दिखाते हैं कि मो वहाँ पर खड़ा हुआ था। हार्ली टीम के सोल्जर्स ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं कि मो अभी भी जिंदा था और उसने पूरी हार्ली टीम को अकेले ही हरा दिया था। और जाओक्विन भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान था कि मो ने अकेले ही पूरी हार्ली टीम को हरा दिया था। हार्ली टीम के सोल्जर्स ये देखकर कहते हैं, आखिर मो किस तरीके का मॉन्स्टर है जो अभी तक जिंदा है। और मो उन लोगों की बात सुनकर शर्मिंदा होते हुए कहता है, आखिर तुम लोगों का क्या मतलब है। फिर हमें आगे बताते हैं, अब ये दो स्पेशल फोर्सेस के कंपटीशन के खत्म होने के बाद वो दोनों ही मो के स्कूल के ट्रेनिंग ग्राउंड में आ जाते हैं, जहाँ लियो बुलफैंग के बैटल फ्लैग को बांधकर अपने सोल्जर्स को ऑर्डर देता है और फिर अपने सोल्जर्स के साथ बुलफैंग के बैटल फ्लैग के सामने झुककर
3 बार उससे माफी मांगता है और उससे कहता है मैं अपनी हार्ली टीम के साथ मो और उसकी बुलफैंग की टीम से माफी मांगता हूँ, प्लीज हमें माफ कर दीजिए और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमारी माफी को एक्सेप्ट करेंगे। ये देखकर बुलफैंग की टीम के हर एक मेंबर का सर गर्व से ऊंचा हो जाता है, क्योंकि वो कभी भी किसी कंपटीशन में कभी भी कोई भी फाइट नहीं जीत पाए थे। जिसके बाद कमांडर जू पियांग जाओ मो को उसकी बहादुरी के लिए एक बैच देते हुए बोलते हैं, मो जब से तुम हमारी मिलिट्री में आए हो तब से तुम हमारी बुलफैंग टीम के स्ट्रेंथ ही नहीं हमारी चाइना के लिए ऑनर भी लेकर आए हो, इसलिए मैं तुम्हें ये मेडल ऑफ ऑनर देता हूँ। ये देखकर आपको ऐसा लग रहा होगा कि सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है, पर ये बात तो सबको पता है कि कभी भी जैसा सोचा हो वैसा कभी नहीं होता। मो के मेडल लेने के थोड़ी ही देर बाद दंदनाते हुए पुलिस की एक कार ट्रेनिंग ग्राउंड में आ जाती है, तो जाओ क्विन उसे देखकर अपने मन में सोचता है आखिर ये पुलिस की कार यहाँ पर क्यों आ रही है। पर तभी उस कार के अंदर से एक लेडी ऑफिसर निकल कर आती है जो चिल्लाते हुए मो से कहती है आखिर तुम्हें पता भी है कि तुमने क्या किया है। मो भी ये सुनकर काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है और सभी सोल्जर्स ये देखकर आपस में बातें करते हुए कहते हैं आखिर ये लेडी कौन है, क्या ये मो की कोई गर्लफ्रेंड है। पर वो ऑफिसर उन लोगों से कहती है अपनी बकवास करना बंद करो और मो तुम मेरे साथ चलो। मो काफी ज्यादा कंफ्यूज होने की वजह से पैनिक हो जाता है और कहता है रुको पुलिस सिस्टर ये ठीक नहीं है, आप मुझे इस तरीके से फोर्सफुली यहाँ से नहीं ले जा सकती। वो लेडी ऑफिसर कहती है क्या तुम्हारी सिस्टर, बकवास अपनी बकवास करना बंद करो, मेरा नाम क्यूआन जाओ लिन है। और वो मो को वारंट दिखाते हुए कहती है तुम्हें इलीगली ड्रग बेचते हुए देखा गया है, तुम ड्रग मार्केट से ड्रग स्मगलिंग करते हो, ये देखो तुम्हारा अरेस्ट वारंट। और मो ये सब देखकर बहुत ज्यादा चौंक चुका था और उसे अभी भी समझ में नहीं आता कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। पर जाकुन जियाओलिन को समझाते हुए उससे बोलता है ये हमारे मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के इंस्ट्रक्टर हैं, इनके किसी भी ऐसे काम से जुड़ा होना या ऐसे किसी भी काम में इन्वॉल्व होना नामुमकिन है। जियाओलिन जाकुन को गुस्से से देखती है जिसे देखकर वो भी डर जाता है। फिर जाओलिन मो से कहती है मुझे इससे जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता कि आखिर तुम कौन और क्या हो, पर मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाते हुए उन लोगों के साथ ऐसा नहीं होने दूंगी जिससे किसी को भी नुकसान हो। तुम्हारी वजह से कई लोग मारे जा चुके हैं, इसलिए तुम्हें मेरे साथ इंटरोगेशन के लिए पुलिस स्टेशन चलना होगा, समझे। जाओकिन भी घबराया हुआ मो से कहता है इंस्ट्रक्टर मो मुझे लगता है आपको इनके साथ जाना होगा, वहाँ पर जाकर आप सारी चीजें आराम से क्लियर कर इन लोगों को बता सकते हैं। फिर जाओलिन मो को अपने साथ पुलिस स्टेशन लेकर चली जाती है, जहाँ पर 4 से 5 घंटे उसके साथ इंटरोगेशन करने के बाद वो मो को छोड़ देती है। मो वहाँ से निकलकर एक चैन की सांस लेता है और कहता है आखिरकार ये खत्म हुआ। पर साथ ही वो अपने मन में सोचता है यहाँ पर जरूर ऐसा कोई है जो मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए मो वहाँ से निकलकर एक कोने में आकर बाईजांग को कॉल कर उसे सारी स्टोरी बताता है कि आखिरकार आज उसके साथ क्या क्या हुआ। बाईजांग उससे कहता है मुझे लगता है पुलिस मेडिसिन के इलीगल अफेयर्स की वजह से तुम्हें ढूंढ रही है, मुझे भी थोड़ी देर पहले इसके बारे में पता चला था, इसलिए मो बाईजांग को समझाते हुए उसे बोलता है मुझे लगता है कोई जानबूझकर मेरे साथ कोई ट्रिक खेलने की कोशिश कर रहा है, पर पहले आप जाकर मेडिकल के सारे मटेरियल्स को कैलकुलेट करके देख लेना कि वो सभी मेडिकल मार्केट में ट्रांसपोर्ट कहाँ से हो रही है, और इस सब की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए मैं खुद भी यहाँ से जा रहा हूँ। पर जैसे ही वो ये बात करता है तभी जाओलिंग उसके पीछे से निकल कर आ जाती है, जिसे देखकर मो बहुत ज्यादा डर जाता है और जाओलिंग मो से कहती है मैं तब तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाली जब तक मुझे तुम्हारे खिलाफ ड्रग स्मगलिंग का कोई भी एविडेंस नहीं मिल जाता। फिर सीन शिफ्ट होकर उस लोकेशन पर आ जाता है जहाँ ड्रग इंस्पेक्शन होती है। वहाँ दो लोग आपस में बातें करते हुए बोलते हैं मैंने सुना है मो के कुछ लोग आज रात यहाँ पर आने वाले हैं, इसका मतलब आज रात हम लोग फिर से बहुत ज्यादा पैसा कमाएंगे, और साथ ही मिस्टर मो भी हम लोगों से इसके बारे में कुछ भी नहीं पूछते। सच में ये तो बहुत ही ज्यादा कूल बात है। और वहीं मो और जाओलिंग छुप कर उन दोनों की ये बातें सुन रहे थे, तो जाओलिन मो से कहती है क्या ये लोग तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रहे, पर मो उससे कहता है तुम्हें थोड़ी देर में सब कुछ पता चल जाएगा। पर 2 ही मिनट बाद मो और जाओलिन उन दोनों वर्कर्स को पकड़कर उनके कपड़े चुरा लेते हैं और फिर साइड में जाकर उन लोगों को देखते हैं जो लोग वहाँ से मेडिसिन को सप्लाई कर रहे थे। वहाँ उन लोगों को एक आदमी दिखता है जो सभी लोगों को ऑर्डर्स दे रहा था। उससे एक वर्कर कहता है बॉस क्या आज के इस काम के बाद हम लोग आराम ले सकते हैं। वो आदमी उससे कहता है जरूर, जब तक ये मेडिसिन
मेडिसिन लॉन्गशिंग सिटी नहीं पहुंचेंगी तब तक हमें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। वैसे भी कुछ ही दिनों में मो मरने ही वाला है। उसके बाद देखते हैं कि लॉन्गशिंग सिटी के लोगों की रक्षा कौन करेगा। और उन लोगों की इन बातों से मो और जाओलिन दोनों ही ये बात को समझ जाते हैं कि कोई है जो मो को यहाँ पर फंसाने की कोशिश कर रहा है। और जाओलिन भी इस चीज से क्लियर हो जाती है कि ये सब मो नहीं कर रहा, कोई और है जो उसे फंसा रहा है। फिर मो और जाओलिन उस आदमी के सामने जाकर उससे कहते हैं मिस्टर मो ने फिर से मेडिसिन लाने का बोला है। ये बात सुनते ही वो आदमी जोर जोर से हंसते हुए कहता है आप लोग तो सच में बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्कर है। और फिर वहाँ पर दो लोग और आ जाते हैं जो अपने हाथ में पैसे रखे हुए होते हैं और उन लोगों से कहते हैं आप लोगों के इतना ज्यादा हार्ड वर्क करने की वजह से हम लोग आपको एक गिफ्ट देना चाहते हैं। मो उन लोगों को देखकर सोचता है मुझे लगता है इन लोगों ने कभी भी ये नहीं देखा कि मो असल में कैसा दिखता है। ये सोचकर उसे हंसी आ जाती है और फिर मो जल्दी से जाकर उन लोगों के बॉस के गले को पकड़ लेता है। वो आदमी भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है और सोचता है आखिर ये यहाँ पर कैसे आ गया। इसलिए वो आदमी मो से पूछता है आखिर तुम ये सब क्या करने की कोशिश कर रहे हो। मो उन लोगों से पूछता है तो बताओ तुम्हारा आखिर मास्टर कौन है। वो आदमी उसकी ये बात सुनकर डर जाता है और जल्दी से मो का नाम लेने लगता है। तो मो उससे पूछता है अगर मैंने तुम लोगों को ऑर्डर दिया था तो आखिर मैं तुम लोगों को क्यों नहीं जानता। उसके इस बात से वहाँ खड़े सभी वर्कर्स इस बात को समझ जाते हैं कि ये लड़का ही असल में मो है। और वो आदमी चाहकर भी उसकी जबान नहीं खोल पाता क्योंकि मो ने उसका गला बहुत ज्यादा टाइट पकड़ा हुआ था, इसलिए वो उसका गला छोड़ देता है। वो खांसता हुआ जमीन पर लेट जाता है और डरते हुए मो से कहता है हम सबको यहाँ पर नॉन मैनोर के लोगों ने भेजा है, हम सभी नॉन मैनोर के आदमी हैं। फिर वो सभी मो के सामने हाथ जोड़कर उसे रिक्वेस्ट करने लगते हैं और उसे कहते हैं प्लीज हम लोगों को छोड़ दो, हम यहाँ पर नॉन मैनोर के मास्टर के कहने की वजह से आए थे, हम लोग चाहकर भी ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहते। मो भी उन लोगों की बात सुनकर समझ जाता है और कहता है तुम चिंता करना बंद करो, मैं इस चीज को जानता हूँ अगर वो कमीना जू जाओजी तुम लोगों को सपोर्ट नहीं करता तो तुम लोग इस तरीके की कोई भी हरकत करने की सोच भी नहीं सकते। पर मेरे लिए नॉन मैनोर की किसी भी इंसान की कोई भी वैल्यू नहीं है। ये सुनते ही वो लोग और जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर मुंह से उन्हें ना मारने की भीख मांगने लगते हैं। और मुंह इस्तेमाल करते हुए बोलता है मैं तुम लोगों को मारने वाला नहीं हूँ, पर हाँ मैं उस जू जाओजी को एक बहुत बड़ा गिफ्ट देना चाहता हूँ। जो बोलकर मुंह उन लोगों को अपने पास बुलाता है और मेडिसिन बॉक्सेस में से मेडिसिन निकाल निकाल कर उन लोगों से कहता है एक मेडिसिन बॉक्स एक एक के लिए है। ये सुनते ही वो लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और मुंह फिर से उस आदमी का चेहरा पकड़कर गुस्से में उससे कहता है तुम्हारे पास यहाँ पर दो ऑप्शन है, एक कि तुम ये चुपचाप खुद खा लो और दूसरा कि मैं जबरदस्ती तुम्हें ये खिलाऊं। वो आदमी बहुत ज्यादा डर जाता है और मुंह से कहता है ठीक है हम लोग इसे खुद से ही खा लेंगे, वैसे भी अब मुझे ऐसा नहीं लगता कि हम लोग के बचने के कोई चांसेस है। मुंह से कहता है बहुत अच्छे, जल्दी ये खाकर खत्म करो, उसके बाद इन मेडिकल बॉक्सेस में बैठ जाओ, मुझे तुम्हें वापस घर भी पहुंचाना है। अब सीन नॉन मैनोर के मेंशन के अंदर का होता है जहां पर कई सारे लोग एक साथ बैठे हुए थे। जू जियाओ जी का एक पुराना दोस्त हंसते हुए उससे कहता है मैंने सुना था कि किसी मो नाम के लड़के ने नॉन मैनोर के ऊपर हाथ डालने की कोशिश की है। जू जियाओ जी भी मुस्कुराते हुए बोलता है हाँ ये सच है, पर कुछ दिनों में वो आकर मेरे सामने अपने घुटनों के बल बैठकर मुझसे माफी मांगेगा, पर मैं तो उसे यहाँ पर मरा हुआ देखना चाहता हूँ और मैं ये कमाल योशेंशी की तलवार से करने वाला हूँ जिससे मैं उसे बिना पता चले ही उसे जान से मार डालूंगा। वो ये बोलता ही है तभी एक लड़की उसे आवाज देते हुए बताती है कि मो ने लॉन्गशिंग सिटी से 10 बड़े बड़े गिफ्ट यहाँ पर भेजे हैं। जू जियाओ जी उन बॉक्सेस की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है अगर मो यहाँ पर 80 गिफ्ट भी भेज दे तो भी मेरी नफरत उसे बदला लेने के लिए उसे नहीं रोक पाएगी। फिर वो अपने साथियों से कहता है इन बॉक्सेस को खोलकर देखो, मैं भी ये देखना चाहता हूँ मो ने मेरे बर्थडे के लिए यहाँ पर आकर क्या भेजा है। पर जैसे ही वो लोग उन बॉक्सेस को खोलते हैं तो वो लोग ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि उसमें कई सारे लोगों की लाश पड़ी होती है जो मेडिसिन खाने के बाद बिल्कुल मम्मीज की तरह अकड़ गई थी। और ये देखकर जू जियाओ जी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में बड़बड़ाते हुए कहता है मो मैं तुम्हें मेरे गुस्से की आग में जलाकर खाक कर दूंगा। अब सीन बाइजोंग की कॉर्पोरेशन ऑफिस पर आ जाता है जहाँ पर वो किसी से फोन पर बात कर रहा था, पर वो उसे बताता है कि सभी मेडिसिन एकदम से खत्म हो चुकी हैं, इसलिए वो जल्दी से जल्दी उनकी व्यवस्था कर ले। बाइजोंग उससे पूछता है आखिर यहाँ पर क्या हो गया, पर वो उसे कुछ भी नहीं बताता। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जो आसपास देखकर बाइजोंग को एक पेपर दे देती है, जिसे देखते ही बाइजोंग बहुत ज्यादा
हैरान हो जाता है और आखिर इस पेपर में क्या है वो हमें आगे के पार्ट में पता चलेगा। पर आखिर इसके अंदर क्या हो सकता है, आप लोगों को क्या लगता है, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर सीन उसी रात बीबीक्यू शॉप का होता है, जहाँ जाओलिन पीते हुए मुंह से चिपक कर उसे बोलती है, कल मैंने तुम्हें गलत समझ लिया था, उसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हुई थी, पर आज मैं उस सब के लिए तुमसे माफी मांगती हूँ और उस केस को सॉल्व करवाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया करती हूँ, इसलिए ट्रीट आज मेरी तरफ से। पर मो शर्माते हुए उसे कहता है, तुम्हारी चेस्ट मेरे फेस से टकरा रही है। सच में यहाँ पर मो की किस्मत बहुत ही ज्यादा अच्छी है, वो जहाँ पर भी जाता है कोई न कोई लड़की उसे यहाँ पर मिल ही जाती है। और वहीं उस शॉप में एक टेबल पर नॉन मैनोर का एक आदमी अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। वो सभी यहाँ पर बैठकर मो को लेकर बात कर रहे थे, जहाँ हु फेंग सब लोगों के सामने बड़ी बड़ी फेंकते हुए कहता है कि मो उसके मास्टर है। इसलिए उसका एक दोस्त उससे कहता है, अगर तुम यहाँ पर आए थे तो तुम मिस्टर मो को अपने साथ यहाँ पर क्यों नहीं लाए। हु फेंग उससे कहता है, क्या तुम मेरे मास्टर की पोजीशन को जानते हो, क्या वो तुम लोगों के साथ यहाँ पर बैठकर एक टेबल पर खाना खा सकते हैं। मैं तो सीधे नॉन मैनोर से निकलकर यहाँ शेख सिटी जाने वाला था, जहाँ के मेडिकल कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर मैं वहाँ की फर्स्ट प्लेस को हासिल करूंगा। मैंने इसके बारे में अपने मास्टर को नहीं बताया, पर जैसे ही मैं फर्स्ट प्लेस को हासिल कर लूंगा तो मैं अपने मास्टर से कहूंगा, देखो बूढ़े आदमी, मैं फर्स्ट प्लेस पर आ चुका हूँ। पर तभी उन लोगों की बातें मो नोटिस कर लेता है और जाओलिन मो के मजे लेते हुए मो से कहती है, मुझे इसके बारे में नहीं पता था कि तुम्हारा तुमसे भी कोई बड़ा अप्रेंटिस है, चलो उनसे हेलो बोलने चलते हैं। पर मो उससे कहता है, मुझे भी इसके बारे में नहीं पता था कि मेरा कोई इस तरीके का अप्रेंटिस भी है। फिर वहाँ हु फेंग का एक दोस्त उससे पूछता है, आखिर ये इतने ज्यादा फेमस मिस्टर मो दिखने में कैसे है, तुम तो उनके अप्रेंटिस हो, उनके साथ हमेशा रहते होगे। वो आदमी भी फेंकते हुए बड़े अच्छे से कहता है, हाँ हाँ क्यों नहीं, मेरे मास्टर तो 60 साल से भी ज्यादा बूढ़े हैं और उनकी लंबी सफेद दाढ़ी है और इमोर्टल स्टाइल है। पर उसकी इतनी बात सुनते ही कोई जोर जोर से हंसने लगता है। इसलिए हु फेंग चिल्लाकर कहता है, आखिर यहाँ पर ऐसा कौन है जो इस तरीके से हंस रहा है। पीछे से जाओलिन कहती है, मैं हंस रही हूँ, आखिर तुम्हें इससे क्या तकलीफ है। पर हु फेंग जाओलिन को देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और मो के साइड में जाकर खड़ा होकर उससे कहता है, लड़के जल्दी से यहाँ से साइड में हो जाओ, जिससे मैं इस लेडी से यहाँ पर बात कर सकूं। मो उससे कहता है, पर मैंने अभी मेरा खाना नहीं खाया। और उसके इस तरीके के रिएक्शन को देखकर ये बात साफ समझ में आ गई थी कि वो बस यहाँ पर फेंकने की कोशिश कर रहा है। उसने असल में मो को आज तक देखा भी नहीं था। पर उसके इस बिहेवियर को देखकर जाओलिन को उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो हु फेंग से कहती है, तुम्हें पता है कि ये आदमी कौन है। हु फेंग अपने एटीट्यूड के साथ बोलता है, जैसे मुझे इससे कोई परवाह है, तुम जो भी हो मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, तुम लोग भाड़ में जाओ। पर उसके इतने ज्यादा बदतमीजी करने की वजह से उसका बड़ा भाई हु जियांग उसे रोकने के लिए आगे आता है। पर हु फेंग अपने ही भाई को पकड़कर दीवार में दे मारता है, जिससे उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। और वो अपने बड़े भाई से कहता है, आखिर तुमसे ऐसा किसने कह दिया कि तुम मेरे बड़े भाई हो, हम दोनों की माँ एक नहीं थी। और फिर हु फेंग मो की टेबल पर आकर खड़ा हो जाता है और जाओलिन से पूछता है, आखिर ये कौन है। जाओलिन उसे बताती है, ये तो वही इंसान है जिसे अभी अभी तुम अपना मास्टर बोल रहे थे। हु फेंग उससे कहता है, बकवास, ये बहुत छोटा लड़का है, क्या तुमने मुझे कोई पागल समझ कर रखा है। मो भी उससे कहता है, मैं ही मो हूँ। तभी हु फेंग का दोस्त भी मो पर गुस्सा करते हुए चिल्लाकर कहता है, तुम ये नाटक करना बंद करो। हु फेंग मिस्टर मो का स्टूडेंट है, क्या वो अपने मास्टर को पहचानने में इतनी ज्यादा बड़ी गलती कैसे कर सकता है। हु फेंग भी एक बियर की बोतल को फोड़कर कहता है, अब तुम झूठ बोलना बंद करो, हम में से कोई भी तुम्हारे झूठ पर भरोसा नहीं करने वाला। पर तभी मो अपना फोन निकाल कर उसके अंदर बाई ही के साथ अपनी फोटो दिखाता है, जिसे देखकर हु फेंग की तबीयत बिल्कुल ताजा हो जाती है और उसे देखकर ऐसा साफ समझ में आता है कि जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। इसलिए वो उस बोतल को अपने ही सिर पर फोड़कर जमीन पर बैठ जाता है और मुंह से कहता है, मैं तो यहाँ पर मजाक कर रहा था, मैंने अपनी पूरी जिंदगी आपका डिसाइपल बनने का सोचा है, इसलिए प्लीज मुझे अपने अप्रेंटिस बना लीजिए। पर वो उसे बिना कुछ सोचे ही साफ मना कर देता है और कहता है, मैं तुम्हें अपना डिसाइपल नहीं बना सकता। हु फेंग मो से इस चीज की वजह पूछता है, पर मो उसे कोई भी जवाब दिए बिना वहाँ से निकल जाता है और जाओलिन से कहता है, चलो मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन छोड़ देता हूँ। मो को वहाँ से जाता हुआ देखकर हु फेंग अपने मन में सोचता है, नान सिटी में मैं भी मेडिकल में टॉपर था, फिर आखिर इसके अंदर ये क्या एटीट्यूड है। और हु फेंग को इस तरीके से देखकर हु जुयांग को उसके लिए बहुत ज्यादा बुरा लगता है, इसलिए वो शॉप से निकल गए मो को बाहर जाकर रोकता है और उससे कहता है, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इस चीज को बुरा नहीं मानेंगे, पर मेरे भाई को बहुत ज्यादा जल्दी गुस्सा
गुस्सा आ जाता है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि वो एक बुरा इंसान है, इसलिए मैं उसकी तरफ से आपसे यहाँ पर माफी मांगता हूँ। मो उससे कहता है तो तुम उस बेवकूफ के बड़े भाई हो, तुम्हें यहाँ पर मुझसे कोई भी माफी मांगने की जरूरत नहीं है। पर वो बेवकूफ बहुत ज्यादा लकी है कि उसका तुम्हारे जैसा कोई बड़ा भाई है। हुजूयांग झुककर मो से थैंक यू बोलता है क्योंकि मो ने यहाँ पर उसके भाई को माफ कर दिया था। फिर मो और जाओलिन पुलिस स्टेशन आ जाते हैं जहाँ बाइजोंग पहले से ही मो का वेट कर रहा था, और जैसे ही वो मो को वहाँ पर आता हुआ देखता है तो उसके पास भागते हुए जाता है और कहता है आखिरकार मैंने तुम्हें यहाँ पर ढूंढ ही लिया। तुम्हारा फोन बंद होने की वजह से मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं तुम्हें आखिर कहाँ पर ढूंढूं। जाओलिंग फिर से मो के मजे लेते हुए कहती है तुम तो सच में बहुत ही ज्यादा बिजी इंसान हो, जरूर मिस्टर मो को फिर से कोई काम होगा, इसलिए ठीक है मैं यहाँ से जा रही हूँ। जो बोलकर वो मो का शुक्रिया करती है और फिर पुलिस स्टेशन के अंदर चली जाती है। फिर जाओलिंग के वहाँ से जाने के बाद बाइजोंग मो को बताता है योशिंग सिटी में मेडिकल कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है जहाँ पर आपको एज अ जज इनवाइट किया गया है, और बाइजोंग इसी से रिलेटेड मो को और भी कई सारी बातें बताता है। तो मो बाइजोंग से पूछता है आखिर ये इन्विटेशन कौन ने यहाँ पर भेजा है। बाइजोंग उसे हैरानी के साथ बताता है लेटर के ऊपर एक कुत्ते के पीले निशान बने हुए थे, उस पर किसी कुत्ते ने साइन किया था। मो कहता है वो याओ फैमिली का एक न्यू मास्टर है, यानी वहाँ पर लिंजी जरूर होगी। फिर मो बाइजोंग से पूछता है आखिर आप इतने ज्यादा घबराए हुए क्यों हैं? क्या आप नहीं चाहते कि मैं जज बनकर वहाँ पर जाऊँ? बाइजोंग उसे कुछ पेपर दिखाते हुए बताता है मैं इस चीज को लेकर जरा सा भी टेंशन में नहीं हूँ, असल में कोई और बात है जिसको लेकर मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ हूँ। वहाँ पर नान मैनोर ने तुम्हारे ऊपर रिवॉर्ड इशू ऑर्डर किया है, इसलिए वहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो तुम्हें वहाँ पर मारना चाहते हैं, इसलिए मुझे याओशी सिटी में ये किसी तरीके का जाल लग रहा है। अगर फिर भी तुम वहाँ पर जाना चाहते हो तो कई सारी प्रॉब्लम्स तुम्हारा वहाँ पर वेट कर रही है। अब सीन कुछ दिन आगे याओशिंग सिटी के बिगेस्ट मेडिकल कंपटीशन का होता है, जिस कंपटीशन का आज ओपनिंग डे था। वो पूरा हॉल खचाखच लोगों से भरा हुआ था और जजेस की सीट पर बाई ही, लिंगजी और बाई जोंग बैठे हुए थे, जिन्हें देखकर हुफेंग कहता है अब बस मेरे फर्स्ट प्लेस पर आने का वेट करो, उसके बाद लैंग फैमिली के मास्टर को अपने आप को एडमायर करने पर मजबूर कर दूंगा। पर तभी अनाउंसर अनाउंस करते हुए बताता है यहाँ पर आप लोगों के लिए एक और सरप्राइज है, यहाँ पर एक और जज है जिनके पास इन 3 जजेस से ज्यादा पावर है। तो क्या आप लोग ये बता सकते हैं कि वो इंसान कौन होगा? तभी पर्दे हटते हैं और वो उन पर्दों के पीछे से निकल कर आता है और उन लोगों से कहता है सरप्राइज मैं यहाँ पर हूँ, और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है।